हमने अभी तक एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी थी। उसमें क्या क्या पढ़ लिया हमने? क्लासिफिकेशन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन काल का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया हमने। ठीक है, कि कितने भागों में बांटा गया है प्राचीन भारत में, प्राचीन काल को। सेकेंडली हमने पढ़ लिया क्या? पूरा पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल कंप्लीट कर लिया, सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर ली है, वैदिक सभ्यता कंप्लीट कर ली है, कुछ जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम कंप्लीट करेंगे वंश, यानी कि किस तरीके से साम्राज्य या फिर वंश वगैरह शुरू हुए। ठीक है, हम अब शुरू करेंगे वंश। तो हमारा टॉपिक क्या है? वंश, यानी कि डायनेस्टीज पढ़ेंगे हम। कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, कैसे कैसे आई, उन्होंने कैसे कैसे राज किया, और फिर वो किस प्रकार से कौन से सन में खत्म हो गई, यानी कि चली गई। तो पहला नंबर 1 पे जो आपका वंश आता है वो आता है आपका हर्यक वंश। कौन सा आता है? हर्यक वंश, जिसकी स्थापना हुई 544 ईस्वी में। ठीक है, 544 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक थे बिंबिसार, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। और फाइनली 492 ईसा पूर्व में ये खत्म हो गई। अच्छा, ये तो बेसिक जानकारी थी कि कब इसकी स्थापना हुई, कब हुई इसकी स्थापना? 544 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्रिस्ट, बीसी। ठीक है, एडी अभी नहीं आई है, अभी बीसी चल रही है। ठीक है, तो पतन कब हुआ? 492 में। ठीक है, जब 492 में इसलिए, और आप बोलोगे संख्या घट गई क्योंकि हमारा बीसी चल रहा है, बीसी में हमेशा संख्या घटती है। ठीक है, हर्यक वंश जो था वो भारत के साम्राज्य का प्रथम वंश माना जाता है। ये साम्राज्य मगध में स्थापित है। कितना कुल काल जो था इसका कितना था? इसका कुल काल था 131 वर्ष माना जाता है। और इनकी राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र थी। मगध से ये वंश शुरू हुआ था और भारत का पहला शासक वंश माना जाता है कि भारत में सबसे पहले शासक जो शुरू हुआ वो हर्यक वंश द्वारा ही हुआ। ठीक है, और स्थापक कौन थे इसके? बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे। और इनका जो पूरा शासनकाल है वो 131 वर्ष का माना जाता है। ठीक है, इनकी राजधानी राजगृह है। ठीक है, यानी कि पाटलिपुत्र थी उस टाइम पे, उसका नाम पाटलिपुत्र था, राजगृह का नाम। यानी कि आज के टाइम पे वो पटना है। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक के ने सामान्य साम्राज्य पर 52 वर्ष शासन कर अपने पुत्र को साम्राज्य दे दिया। पुत्र अजात शत्रु को। किसको दिया? अजात शत्रु को। तो चलो हम देखते हैं किसके कितने पुत्र, कैसे कैसे रहा। ठीक है, तो अब बिंबिसार जो थे इसके संस्थापक थे, जिन्होंने 544 ईसा पूर्व में क्या करी? स्थापना करी इसकी। और 492 में वो खत्म हो गए। कौन? हर्यक वंश के बिंबिसार। बिंबिसार ने क्या करी? इसकी स्थापना करी हर्यक वंश की। ठीक है, और अजात शत्रु जो थे उनके कौन थे? उनके बच्चे थे, पुत्र थे अजात शत्रु, जिनको उन्होंने अपना साम्राज्य 492 ईसा पूर्व में क्या करा? सौंपा। ठीक है, उसके बाद अजात शत्रु के बेटे कौन थे? मैंने सभी के नाम लिखे हैं, आप खुद देख ले। ठीक है, उदयन थे, फिर आए अनिरुद्ध आए 540 में, फिर मुंडा आए 40 के बाद। ठीक है, गुंडा नहीं लिखा हुआ, या मुंडा लिखा हुआ है। ठीक है, दर्शक आए, फिर उसके बाद लास्ट राजा जो थे नागदशक। तो मैम हम क्या याद करें? आप याद करें, सबसे पहले आप वो याद करें जो इसका संस्थापक था। ठीक है, वो ज्यादा याद करने की आवश्यकता है। कौन? इनके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और लास्ट, यानी कि जो लास्ट में बचे थे वो कौन से थे? वो थे आपके नागदशक। ठीक है, ये याद रखना है। पहले कौन से थे? पहले कौन से थे? बिंबिसार थे। पहले बिंबिसार थे, और लास्ट कौन से थे? लास्ट थे आपके नागदशक। ठीक है, लास्ट थे आपके नागदशक। ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है बस। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना याद रखनी है। और 413 में फाइनली ये बिल्कुल समाप्त हो गया था। पर बिंबिसार का साम्राज्य कब खत्म हुआ था? जिसका संस्थापक था उसका साम्राज्य कब खत्म हुआ था? 492 में। ठीक है, डन। हर्यक वंश का क्या पढ़ा हमने? दोबारा से थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं अब इसका। हर्यक वंश भारत का सबसे पहला वंश था। ठीक है, हर्यक वंश सबसे पहला वंश था भारत का। इसकी स्थापना कब हुई? 544 में। अब किसने करी? बिंबिसार ने। पतन 492 में, पर बिंबिसार का पतन हुआ था। वैसे एक्चुअल में जो पतन हुआ था वो कब हुआ था? 413 में हुआ था। ठीक है, 413 में हुआ था। हर्यक वंश भारत साम्राज्य का प्रथम वंश है। ठीक है जी, हर्यक वंश जो है वो प्रथम वंश है भारत साम्राज्य का। और इसमें इस कुल कितने साल इसने शासन किया? कुल 131 वर्ष इसने शासन किया।
ठीक है। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र थी, यानी कि राजगृह थी। हर्यक वंश के संस्थापक 52 वर्ष कर शासन कर अपने पुत्र को साम्राज्य दे दिया। कितने वर्ष शासन किया हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने, 52 वर्ष करा शासन, और किसको दे दिया, अपने पुत्र अजात शत्रु को दे दिया। लास्ट में नाग दशक ने इसकी क्या करी, नाग दशक ने इसका हेल्ड किया। उसके बाद ये जो वंश था ये खत्म हो चुका था 413 में। इसकी उपलब्धियां क्या थी, मगध जैसे बड़े महाजनपद में अपना आधिपत्य स्थापित किया इसने। इतना बड़ा मगध था और इस मगध के अंदर इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। बिंबिसार ने बुद्ध धर्म का अनुयायी होने के साथ साथ प्रचार भी किया। बिंबिसार जो राजा था, पहला संस्थापक राजा था, इसने बौद्ध धर्म का क्या करा, बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त अंग राज्य को मगध से मिला लिया। जो ब्रह्मदत्त अंग था उसको मगध राज्य से मिला लिया और साम्राज्य की सीमाओं को अंग राज्यों को मिलाने के बाद महाराजा बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को वो जगह दे दी, यानी कि वो शासक नियुक्त करने के लिए कहा। जब उन्होंने ब्रह्मदत्त जो अंग था वो मिला लिया अपने प्रशासन के अंदर, उन्होंने अपना प्रशासन, अपनी राजगद्दी किसको दे दी, अजात शत्रु को दे दी, यानी कि उनका बेटा था अजात शत्रु। ठीक है। लगभग 131 वर्ष तक इनका शासन रहा और इसके बाद वे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, यानी कि इसका विस्तार करने के लिए उन्होंने क्या करा, जैसे शासन का विस्तार करने के लिए उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करे। अच्छा, वैवाहिक संबंध कैसे स्थापित करते थे, मतलब क्यों शासन का इससे उद्धार कैसे हो सकता है वैवाहिक संबंध से, तो जैसे वो किसी से विवाह कर देते तो उनकी पत्नी ना दहेज में लेकर आती थी जमीन। ठीक है, तो इससे वो अपना शासन का विस्तार करते थे। ठीक है, अब इसका पतन आखिर कैसे हो गया। ठीक है, तो 412 ईसा पूर्व में वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक था। बहुत ही निर्बल था, सिंहासन पर बैठ के अब अनियमितता की जिससे प्रजा असंतोष हुई और उनके अनेक शत्रु शिशुनाग ने उनकी हत्या कर दी। तो आप ये याद रखिए, नाग दशक की हत्या किसने करी, शिशुनाग ने। कौन था उनका शत्रु, उनका दुश्मन था। ठीक है, इनकी हत्या करके अपनी वंश की स्थापना कर ली और इनका पतन भी हो गया। ठीक है, समझ में आई। वैसे हर्यक वंश जो था कब आया भाई, 544 में आया, है ना। हर्यक वंश 544 में आया, 413 में खत्म, 12 तक किसके द्वारा खत्म हुआ है भाई, शिशुनाग के द्वारा। किसके द्वारा हुआ है, शिशुनाग के द्वारा। ठीक है, उनकी हत्या कर दी शिशुनाग ने, किसकी करी, नागदशक की। लास्ट वाले राजा कौन थे, नागदशक। पहले कौन से थे, पहले सबसे सर्वप्रथम जिसने स्थापना करी, बिंबिसार। हर्यक वंश ने 131 वर्ष के शासन के बाद मगध में शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित की। हर्यक वंश के 131 साल के बाद, जब हर्यक वंश ने 131 साल तक अपना शासन कायम रखा है, इसके बाद आए शिशुनाग। शिशुनाग ने अपना वंश बनाया और शिशुनाग वंश, देखो जहां से हर्यक वंश खत्म हुआ वहीं से शिशुनाग वंश शुरू हुआ। तो स्थापना 413 मानी जाएगी इसकी, और संस्थापक इसने शुशुनाग भी बोलते हैं इनको और शिशुनाग भी बोलते हैं इनको। ठीक है, और 344 ईसा पूर्व में इसका पतन हो गया था फाइनली। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। ठीक है, हर्यक वंश के नागदशक को शिशुनाग जी ने मारकर क्या करा, खुद को सम्राट बनाया। और शिशुनाग जो थे, जिन्होंने नागदशक और हर्यक वंश के राजा को मारकर इसकी स्थायी यानी कि शिशुनाग का वंश, शिशुनाग वंश का सृजन किया, या बोलो तो उत्पन्न किया, एक तरीके से अपने आप को बिठाया सिंहासन पर। ठीक है, इनके जो बेटे थे उसका नाम था काला शोक। क्या नाम था, काला शोक। ये शिशुनाग के पुत्र थे और इस वंश के अंतिम तथा दूसरे प्रतापी शासक इन्हें कहा जाता था। शिशुनाग जो थे वो इसके पुत्र थे काला शोक। काला शोक को नाग वंश का यानी कि शिशुनाग वंश का क्या माना जाता था, अंतिम शासक भी, दूसरा शासक भी, जिन्हें इस यहाँ का काक भी कहा जाता था। ठीक है, अब आता है हर्षचरित के अनुसार काला कोश को महापदानंद नामक व्यक्ति के चाकू मारकर काला शोक अंतिम शासक की हत्या हो गई। अब ध्यान से सुनो, देखो शिशुनाग की जो हत्या करी वो किसने करी, सॉरी, हर्यक वंश का नागदशक जो था उसकी हत्या किसने करी, नागदशक की हत्या किसने करी, शिशुनाग ने करी। किसने करी, शिशुनाग ने करी। शिशुनाग का भी बच्चा आया, उस बच्चे का नाम था कालाशोक। ठीक है, कालाशोक जो था
उसकी हत्या किसने करी? महापदानंद ने करी। किसने करी? महापदानंद ने करी। और 344 में ये माना जाता है कालाशोक की मृत्यु के बाद ही नंद वंश की स्थापना हुई। अभी जो महापदानंद था, ठीक है, कौन था? महापदानंद। इसने क्या करा? इसको चाकू मार के हत्या कर दी, इसकी इसकी शिशुनाग के बेटे कालाशोक की, ठीक है। और खुद ही सम्राट बन गया इसकी हत्या करके। जैसे इसने दूसरों के साथ किया था ऐसे इसके साथ हो गया। फिर आया हमारा महापदानंद जो क्राउन पहनकर बैठे, उनका वंश था नंद वंश। कौन सा था? नंद वंश। 344 ईसा पूर्व में, याद कर लो कब? 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना हुई। और संस्थापक कौन थे? कौन थे? महापद आनंद। कौन थे? महापद आनंद। मौर्य सम्राट उसके महापदानंद जो थे ये भी बिहार के अंदर थे। महापदानंद ने पूर्ण वंश के अंतिम व दूसरे शासक कालाशोक की चाकू मारकर हत्या करके अपने नंद वंश की स्थापना भी की, ठीक है। तो हमें पता ही है। 322 ईसा पूर्व में पुराणों में महापदानंद के उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में महापदानंद को क्या कहा गया? उग्रसेन कहा गया है। ये नाई जाति का था। कौन सी जाति का था? नाई जाति का था, दस्तकार था। कहाँ पर? गांव के अंदर, ठीक है। और वो अपने आप को सम्राट घोषित कर गया और उसे महापद यानी कि एकारा, सर्व या शतानंत आदि उपाधियों से भी विभूषित किया गया है। महापद आनंद जो था बहुत ही ग्रेट लीडर था, बहुत अच्छा लीडर था, ठीक है। अनेक अनेक प्रजाति उसको उपाधि मिली है, ठीक है। प्रमुख शासक कौन से हैं? उग्रसेन। इसके बाद यानी कि उग्रसेन को ही क्या कहा जाता है? महापद आनंद कहा जाता है। उग्रसेन के बाद उनके बेटे पंडुक, फिर पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योवी शाणक, ठीक है, दश सिद्धक, केवट और धनानंद। अब इसका लास्ट कौन था? फर्स्ट तो महापदानंद था, लास्ट था धनानंद। धनानंद जो था आते आते टाइम पर ना बहुत ज्यादा लालची बन गया था, बहुत ज्यादा अजीब सा बन गया था। सारा पैसा ऐशो आराम की जिंदगी में उठाना चाहता था वो, ठीक है। कौन? धनानंद, ठीक है। इसने अपने परदादा 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 की नहीं सोची, ठीक है। नंद वंश के शासन के दौरान सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। सिकंदर ने वापसी जाने के बाद मगध गणराज्य में अशांति और भव्यवस्था फैला दी, यानी कि फैल गई। अब जो ये सिकंदर था इसने आक्रमण किया, इसने क्या करा? मगध के चीजों का एक्सप्लोर किया और जाकर जो मगध की चीजें उनके बारे में बताया, ठीक है। अंतिम शासक जो था धनानंद, उसने एक लालची और धन संग्रही शासक था, जिसकी असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद यह जनता के विश्वास को नहीं जीत सकता। यानी कि इसने बताया कि क्या है, इसमें अलग अलग सिद्धांत है, ये जनता के विश्वास को नहीं। जी आपकी वीडियो तो हो गई। वीडियो को भी एक, अब ठीक है। इन्होंने बोला कि जो अंतिम शासन था धनानंद, देखो बेटा, धनानंद जो था एक अंतिम शासन था, ठीक है, शासक था, अंतिम शासक, जो कि महापदानंद का पोता पर पोता भी बोल सकते हो आप उसे। पर जो धनानंद था ना, अभी एक लालची हो गया था, इसकी वजह से इसकी सत्ता गायब हो गई। हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर? हम पढ़ रहे हैं कि कैसे कोई वंश आया और कैसे गया, फिर उसके बाद दूसरा वंश कैसे आया, ठीक है। तो पहला वंश जब हमने पढ़ा, हर्यक वंश पढ़ा। हर्यक वंश के नाग दशक की शिशुनाग ने क्या कर दी? खत्म कर दिया उसको शिशुनाग ने, ठीक है। किसको? हर्यक वंश को, ठीक है। हर्यक वंश का जो लास्ट शासक था उसको कर दिया, है ना। तो जब शिशुनाग ने उसको मार दिया, तो शिशुनाग ने अपना वंश बनाया, शिशुनाग वंश, ठीक है। और शिशुनाग वंश जब बना, उसके बाद इसका दूसरा ही सम्राट आया था, कालाशोक। कालाशोक जब आया, शिशुनाग का बेटा था, ठीक है, वो आया, उसने क्राउन संभाला। पर महापदानंद ने, जिसे हम उग्रसेन भी बोलते हैं, उसने उसको मार दिया और कहा अब मेरा शासन आएगा। फिर महापदानंद ने पहना क्राउन, और उसके बाद महापदानंद का सबसे लास्ट वाला जो राजा बचा था वो बचा था धनानंद। धनानंद लालची हो गया था, धन का संग्रही शासक हो गया था। इसकी असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद वह जनता के विश्वास को नहीं जीत सका, वो सिर्फ अपने बारे में सोच सका। महान विद्वान जो चाणक्य थे, उनको अपमानित भी किया। चाणक्य ने इसके दरबार में एक राय देने का, मशवरा देने की कोशिश की थी, तो इसने चाणक्य को क्या करा था? उठा दिया था, मतलब लाइक बेइज्जती करके बहुत ज्यादा, और भगा दिया था चाणक्य को। तो चाणक्य ने क्या करा फिर? देखो, चाणक्य को रणनीति के साथ तैयार किया गया। चाणक्य ने क्या करा? चंद्रगुप्त को रणनीति के साथ तैयार किया, और चाणक्य ने सोचा कि इसकी कुर्सी मैं छीनूंगा। तो चंद्रगुप्त को बनाया, उसको रणनीति सिखाई, और चाणक्य ने कूटनीति से धनानंद को पराजित भी कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासन भी बना दिया।
महापदानंद को पहला शासक था जो गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पाता लहर, मतलब उसका जो विजय का पटाखा है वो लहराया, यानी कि उसने गंगा घाटी भी नहीं छोड़ी थी, उसने वो भी अपने अधीन कर ली थी। ठीक है, समझ गए। नंद वंश के समय ही नंद वंश के समय ही मगध एक शक्तिशाली नंद वंश के समय ही एक मिनट मगध एक शक्तिशाली क्या बन गया था, साम्राज्य बन गया था, जिससे आचार्य पारणी भी महापदानंद के मित्र थे। ठीक है, आचार्य पारणी भी जो थे महापदानंद के मित्र थे, पर धनानंद की वजह से ये भी गया। अब जब धनानंद की मृत्यु हुई ना, धनानंद जो था वो बहुत लालची था। इसकी मृत्यु करने वाले कौन, चाणक्य। चाणक्य ने किसको तैयार करा मृत्यु करने के लिए, खुद से तो नहीं कर सकते थे, किसको करा, चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर आया चंद्रगुप्त मौर्य। पहले इसमें जान लो कि उसकी जो महापदानंद था उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। ठीक है, एक मिनट। प्रमुख राजाओं के कार्य क्या थे। महापदानंद जो था ये समाज में भिन्न भिन्न यानी कि नाई वर्ग का थे, और वह इनके 8 पुत्रों के कुल 12 वर्षों तक उसके बाद उत्तराधिकारी शासन करा इन्होंने, उनके 8 पुत्रों ने। सभी क्षत्रियों का संग्राहक बताया गया था, और उन्होंने कहा कि उत्तरी पूर्व और मध्य भारत में स्थल स्थल इक्ष्वाकु, पंचाल, काशी और कलिंग, अश्मकी सारे क्षेत्र के नाम है जहां पर इन्होंने अपनी विस्तारवादी की नीति अपनाई, क्योंकि कोई भी देश है या फिर कोई भी राजा है वो बिना विस्तारवादी के कुछ करेगा ही नहीं। ठीक है, उससे पहले अपने क्षेत्र में विस्तार करना होता है किसी को, है ना। इसी तरीके से इन्होंने भी क्या अपनाई, विस्तारवादी की नीति अपनाई। ठीक है, जैसे शासकों को भी हराया, इनका उल्लेख स्वतंत्र अभिलेख के अलग अलग प्रांत में होता है, जो कि नंद वंश के द्वारा गोदावरी घाटी तथा आंध्र प्रदेश की कलिंग, उड़ीसा और कर्नाटक के कुछ भाग में कब्जा करने की और संकेत लगता है। मतलब ये कि बोलते हैं कि जो ये शासक है इसकी जो स्वतंत्र अभिलेख उससे पता चलता है कि किस तरीके से इस जगहों पर जो शासक का शासन होना था उसके लिए लड़ाई चलती रहती थी। ठीक है, तो इस वंश के कुल कितने 8 से 9 शासक थे। महापदानंद के उनको 8 पुत्रों ने बारी बारी शासन किया। ठीक है, 8 पुत्रों ने बारी बारी शासन किया, मिलकर मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने आखिरी नंदी को मारकर राज्य की, और नंदी यानी कि नंद साम्राज्य का जो है लाइक आखिरी शासक है जिसका नाम है धनानंद। ठीक है, इनको मार के क्या करी, पराजय हासिल कर दी, मतलब उनको हरा दिया, अपनी जीत हासिल कर ली चंद्रगुप्त मौर्य ने। फाइनली मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई। इस दौरान गंगा नदी के भौतिक सांस्कृतिक और बदलाव आया, और 6वीं से 5वीं शताब्दी के दौरान ये बदलाव काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी हुआ। डन। ठीक है, अब इनकी जो चीजें थी उनकी विशेष लक्षण ये थे कि ये लोग कृषि में गहनता रखते थे, गहन कृषि करते थे, तकनीक का बढ़ना इस्तेमाल करना, और शहरी और केंद्र का विकास। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि भी करते थे, मतलब उत्पादन में वृद्धि के लिए अलग अलग तरीके अपनाते थे। सिंचाई परियोजना का भी निर्माण किया उन्होंने, मंत्री परिषद का भी गठन किया। ठीक है, बस मौर्य जो साम्राज्य था वहां तक का क्या होता है, धनानंद के बाद फिर वो खत्म हो जाता है। मैं पहले आपसे क्वेश्चन करूंगी उसके बाद नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, डन।